हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहां पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से सांस लेने के समय डायाफ्राम का जो सिचुएशन होता है वो कैसा होता है? वो विश्राम करता है, वो संकुचित करता है, वो फैलता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकुचित होता है। डायाफ्राम क्या करते हैं? पहले संकुचित होते हैं और उसमें क्या होते हैं, एक प्रेशर जनरेट करते हैं। जब संकुचित होता है तो डायाफ्राम के अंदर का जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, और वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है वो हाई रहता है। तो प्रेशर का एक लक्षण होता है कि जब भी हाई प्रेशर होगा वो लो प्रेशर को भरने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही प्रेशर लो होता है तो वो बाहर से वायु ऑटोमेटिक डायाफ्राम में पहुंच जाती है। ठीक है, और इसको बोला जाता है टाइडल वायु। जो वायु बाहर से अंदर आती है उसको टाइडल वायु बोला जाता है, और जो स्पेस होता है, जितने स्पेस पे वो वायु भरी जाती है उसको टाइडल क्षेत्रफल बोला जाता है। ओके, तो इस तरह से संकुचित होके जो सांस होती है वो डायाफ्राम में पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन दर न्यूनतम होती है खेलते समय, सोते समय, खाते समय या बोलते समय? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोते समय। जब आप सोते हो तो उस टाइम श्वसन दर बहुत ही कम होती है और बाकी टाइम में ये ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास द्वारा शरीर में अधिक मैग्नीज का प्रवेश उत्पन्न करता है रक्त अल्पता, ऑप्शन बी डिप्थीरियम, ऑप्शन सी गठिया एंड ऑप्शन डी निमोनिया। तो श्वासन द्वारा शरीर में अगर अधिक मैग्नीज प्रवेश कर जाए तो क्या स्थिति हो सकती है? तो ऐसी स्थिति में रक्त अल्पता हो सकती है। ठीक है, रक्त अल्पता, रक्त की कमी हो सकती है अगर मैग्नीज ज्यादा प्रवेश कर जाए वायु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाक्षीय श्वसन में पेशियों में पायरुविक अम्ल बनता है अल्कोहल, एसिटिल कोएंजाइम, लैक्टिक अम्ल या फिर एसेटल्डिहाइड? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिल कोएंजाइम। अनाक्षी श्वसन कौन से श्वसन होते हैं? जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो श्वसन होती है उसको अनाक्षी श्वसन बोला जाता है। और ऐसे श्वसन में पेशियों में पायरुविक अम्ल बनता है एसिटिल कोएंजाइम्स। ठीक है, ये जो एसिटिल कोएंजाइम्स होता है यही पायरुविक अम्ल के रूप में आपके पेशियों में रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा का स्वरूप है ऑप्शन ए रासायनिक स्वरूप, ऑप्शन बी विद्युत स्वरूप, ऑप्शन सी विकिरण स्वरूप एंड ऑप्शन डी यांत्रिक स्वरूप। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रासायनिक स्वरूप। ठीक है, श्वसन में जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी गोल्जी तंत्र में, ऑप्शन सी कोशिका द्रव में, ऑप्शन डी ग्लाइऑक्सिसोम्स में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम्स होते हैं वो कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिराणु के हीमोग्लोबिन से समेकित होकर कौन सी गैस स्थिर यौगिक बनाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं ये लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से समेकित होकर एक गैस जो होती है वो स्थिर यौगिक बनाती है। और ये क्वेश्चंस आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लाल रुधिर कणिका में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो किस गैस के साथ सबसे ज्यादा फ्रेंडली होता है? तो वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अगर हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 ये तीनों ही गैस आए तो वो हीमोग्लोबिन सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यौगिक बनाना पसंद करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुद्र तल पर रहने वाला व्यक्ति पर्वत शिखर पर रहने लगे तो उसके ब्लड में ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी प्रतिजन की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी श्वेत रुधिराणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, या फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाएगी?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ पे समुद्र तल और पर्वत शिखर कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी ऊंचाई बढ़ती है, जब भी ऊंचाई बढ़ती है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाएगी। अगर आप अपना जो लोकेशन है वो हाइट पे ले जाते हो, मतलब आप पहाड़ पे चढ़ते हो, आप ऊंचाई पे जाते हो, तो आपकी हीमोग्लोबिन की संख्या जो होती है, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि वायु में साधारण ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि ऑप्शन है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से शीघ्रता से समायोजित होता है, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर जाता है, ऑप्शन सी फेफड़ों की तंत्रिकाएं कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित हो जाती है, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड डायाफ्राम तथा इंटरकोस्टल पेशियों को प्रभावित कर देता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से शीघ्रता से समायोजित होता है। अभी हमने बताया कि अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों हो हीमोग्लोबिन के पास, तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यौगिक बनाना पसंद करेगा। ठीक है, और यही रीजन है कि अगर वायु में ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके यौगिक बना के हमारी कोशिका तक पहुंच जाती है, और इसी वजह से हमारा दम घुटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशोषण की अवस्था में डायाफ्राम सिकुड़ता है, फैलता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिकुड़ता है। जब निःशोषण होगी तो डायाफ्राम सिकुड़ेगा, और निःशोषण होगी तो फैलेगा। निःशोषण, जब निःशोषण होगी तो फैलेगा, और जब निःशोषण होगी तो सिकुड़ेगा। यहां पे आप देखो इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फेफड़ों से ऊतक तक जाने वो वापस लौटने के एक चक्र में हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन की मात्रा निकलती है? 75%, 100%, 50% या फिर 25%? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25%। फेफड़ों से ऊतकों तक जाने और वापस लौटने के एक चक्र में हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन की मात्रा ली जाती है? तो हीमोग्लोबिन जो होते हैं सिर्फ 25% ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाती है फेफड़ों से ऊतकों तक, और ऊतकों से वापस आती है। ठीक है, तो एक साइकिल में सिर्फ 25% ही ऑक्सीजन ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है? पसलियां, उदर पेशियां, डायाफ्राम या लेरिंग्स? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेरिंग्स। जो लेरिंग्स होती है ये श्वसन अंग है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक श्वसन अंग है, लेकिन ये श्वसन में सहायक नहीं होता है। ये एक श्वसन अंग होते हुए भी श्वसन में सहायता नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कुछ जंतुओं का रुधिर नीला होता है क्योंकि उनमें होता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हीमोसाइनिन, ऑप्शन सी कोबाल्ट एंड ऑप्शन डी साइटोक्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोसाइनिन। अगर किसी जीव का ब्लड अगर नीला आपको दिखे तो वो नीला किस पिगमेंट की वजह से होता है? तो हीमोसाइनिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन तो रेड करेगा, तो हीमोग्लोबिन नहीं हो सकता, हीमोसाइनिन नीला कर देता है। ये एक ऐसा पिगमेंट है जो ब्लड का रंग नीला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों का बाहरी स्तर बना होता है प्लूरल झिल्ली का, पेरिकार्डियम का, पेरिटोनियम का या फिर श्लेष्मक झिल्ली का? तो फेफड़ा जो होती है उसका जो एक बाहरी झिल्ली होता है जिससे फेफड़ा कवरिंग रहता है, इस तरह से एक झिल्ली द्वारा फेफड़ा कवरिंग रहता है, वो जो कवर होता है वो किसकी बनी होती है? प्लूरल झिल्ली की बनी होती है। ठीक है, और ये कवर क्या करते हैं? फेफड़ा को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये झिल्ली को प्लूरल झिल्ली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर जाने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 4%, 10%, 16% या फिर 25%? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16%। जो वायु बाहर जाती है श्वासोच्छ्वास के दौरान, तो बाहर जाती है उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वो कितनी होती है? 16%। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाहर जाएगी सिर्फ CO2 और अंदर आएगी O2, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाहर
O2 भी जाती है और अंदर CO2 भी आती है, क्योंकि वायु जो होती है वो बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है और हम उसको फिल्टर लगा के नहीं ले सकते। हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले सकते, हम वायु लेते हैं और उसमें से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है और फिर बाकी जो हमारे यूजफुल नहीं होते उसको फिर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बाहर जाती है 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 2, 3, 4, 5। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि रुधिर में अश्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या सामान्य से अधिक हो जाए तो यह क्या दिखलाता है? ऑप्शन ए, व्यक्ति अधिक WBC प्राप्त करके अधिक स्ट्रांग हो रहा है। ऑप्शन बी, वो सामान्य क्रिया है। ऑप्शन सी, रुधिर में कोई संक्रमण है, या फिर वो व्यक्ति अधिक अल्पी है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर में कोई संक्रमण है। अगर आपके शरीर में WBC की संख्या अगर बढ़ जाती है तो ये बैड साइन होता है, ये नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, ये नेगेटिव वाइटल होता है, क्योंकि अगर WBC की संख्या बढ़ रही है तो समझ जाना शरीर में कोई संक्रमण है, और ये बढ़ती तभी है जब कोई बाहरी संक्रमण होता है, तभी ये WBC की संख्या बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है अनायनित लौह परमाणु। ऑप्शन बी, केवल फेरिक आयरन। ऑप्शन सी, केवल फेरस आयरन। एंड ऑप्शन डी, ऑक्सीजनित अवस्था के आधार पर फेरिक या फेरस आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजनित अवस्था के आधार पर फेरिक या फेरस आयरन। हीमोग्लोबिन में जो लोहा पाया जाता है ना, वो ऑक्सीजनित अवस्था के रूप में पाया जाता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो फेरिक या फेरस आयरन पाया जाता है। ठीक है, फेरिक या फेरस आयरन पाया जाता है, वो ऑक्सीजनित अवस्था के आधार पर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में जो लौह तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, ल्यूकेमिया का कारण क्या होता है? WBC का अत्यधिक उत्पादन, RBC के अत्यधिक उत्पादन, प्लेटलेट्सों के अत्यधिक उत्पादन, या फिर उपरोक्त सभी? ल्यूकेमिया का कारण होता है WBC का अत्यधिक उत्पादन। अगर ब्लड में WBC की संख्या बढ़ जाए तो वो बैड साइन है, हमने अभी बताया। तो उस सिचुएशन को बोला जाता है ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया पता है क्या है? एक तरह से ब्लड कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या है? एक तरह से ब्लड कैंसर है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से, रुधिर स्कंदन रोकने के लिए किस प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है? एल्ब्यूमिन, हिपेरिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिपेरिन। हिपेरिन एक ऐसा रसायन है जो रुधिर को जमने से रोका जाता है, और ये एक प्रोटीन होती है, और ये कहाँ से बनती है? ये यकृत में बनती है, और हमारे शरीर के ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने से रोकने का काम ये करती है। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते है वो। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का PDF है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।